बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, जिसका नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर मैं ज़्यादा टाइम वेस्टेज ही समझता हूँ, तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप खुद से आप अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इतना इसके हवाले से याद रखेंगे कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलेगा, उनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम देंगे। तो इससे बॉन्ड्स एंड वेरी नेक्स्ट, चूँकि हमने इस चैप्टर के अंदर बॉन्डिंग जो थेरीज़ हैं उनको डिस्कस करना है, तो उनकी तरफ हम मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ को देखना है वो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है। तो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल की तरफ आते हुए ये याद रखें कि आप जानते हैं कि रेयर गैसेस हैं, तो रेयर गैसेस बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होती हैं। तो रिसेंटली इनके कुछ कंपाउंड्स तैयार किए गए हैं, और जिस वजह से इनको फिर हमें रिसेंटली इनके कंपाउंड्स तैयार किए गए, तो इनके हवाले से जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जब वो कंपाउंड्स बनाती हैं तो उनके बारे में काफ़ी लंबे अरसे तक ये ख्याल किया जाता रहा कि उनके एटम्स जो होते हैं वो अपने इर्द गिर्द इतने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे कर लेते हैं कि वो नोबल गैस के बराबर उनकी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो जाए, और वो नोबल गैसेस की तरह वो स्टेबल रहना पसंद करते हैं। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था एन.वी. सिजविक। उन्होंने इस एजम्पशन के बारे में, कि जिसको एक लंबे अरसे तक ये सोचा जाता रहा कि एटम्स अपने गिर्द इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे करते हैं और इकट्ठे करके वो नोबल गैसेस की तरह हो जाते हैं, तो उसने पोस्टुलेट दिया, उसने हमें अपनी स्टडी से मुतारिफ करवाया। उसने क्या कहा? सिजविक ने कहा कि जो मेटल एटम्स होते हैं ये अपने गिर्द लिगेंड्स को इतनी तादाद के अंदर एडजस्ट करते हैं, इतनी ही तादाद के अंदर अपने गिर्द उनको अरेंज करते हैं कि मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और जो लिगेंड्स ने इलेक्ट्रॉन दिए होते हैं उनका मजमुआ नोबल गैस या रेयर गैस इलेक्ट्रॉन नंबर के बराबर हो जाता है, और अगर उनका मजमुआ रेयर गैस एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाता है तो उनको हम स्टेबल कंपाउंड्स कंसिडर करते हैं। तो फिर इसकी हमारे पास एग्जांपल्स भी सामने आई, और यही किसी भी कॉम्प्लेक्स का अपने मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को मिला के रेयर गैस कन्फिग्रेशन अटेन करना, यही इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कहलाता है। मिसाल हमारे पास आई, और वो ये थी कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट के अंदर 6 अमोनिया के लिगेंड लगे हुए हैं, और कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 3 है। मतलब आप देखें एटॉमिक नंबर इसका आपके पास 27 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 24 बच गए, और आपको पता है कि 6 अगर अमोनिया है तो हर अमोनिया आपको 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो टोटल आपके पास 12 हो गए, तो एग्रीगेट आपके पास 36 बन गया। तो ये 36 नोबल गैस नंबर, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये वाला जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर कोबाल्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है इन अकॉर्डेंस टू द इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो इसी तरह हमारे पास इसके लिए इस रूल के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और वो एक्सेप्शंस क्या हैं? जैसे हमारे पास सिल्वर अमीन का कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर
एग्रीगेट इलेक्ट्रॉन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो इसके अंदर 50 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम निकल को देखें, एथिलीन डाईमीन का ट्रियो कॉम्प्लेक्स है, तो इस केस के अंदर आमतौर पे 38 इलेक्ट्रॉन्स पाए गए हैं। तो ये दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एक्सेप्शंस हैं कि ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करते। अगर ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करते तो देखना ये है कि आया इनके अलावा कोई ऐसे भी हैं जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। तो याद रखें, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को स्ट्रांगली फॉलो करने वाले मेटल कार्बोनिल्स हैं या उनके डेरिवेटिव्स हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्रू सेंस के अंदर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करते हैं। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूँ कि ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 ही अटेन कर लेते हैं, तो निकल का हमारे पास टेट्रा कार्बोनिल है, आयरन का पेंटा कार्बोनिल है, इसी तरह से हमारे पास आयरन का टेट्रा कार्बोनिल भी है 2 क्लोराइड के साथ, मैंगनीज का पेंटा कार्बोनिल है 1 ब्रोमाइड के साथ। इसी तरह अगर आप कोबाल्ट को देखें तो कोबाल्ट एक NO के साथ और 2 कार्बोनिल के साथ आपको इस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अपना इलेक्ट्रॉन नंबर अटेन कर रहा है। और इस तरह से बेशुमार है। तो अगर हमने इसी तरह अगर इनके मेटल बाइकार्बोनिल्स को देख लें, जैसे मैंगनीज है, ये मैंगनीज है, बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, तो इसके अंदर ये भी स्ट्रांगली फॉलो करता है। जैसे मैंगनीज और मैंगनीज के दरमियान आपको एक बॉन्ड मिलेगा, बाकी 5 कार्बोनिल हर इस तरह से मैंगनीज एटम के ऊपर आपको नज़र आएंगे। तो अगर हम इनको देख रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ें जहन में रखनी है कि क्लोराइड ने, ब्रोमाइड ने और इसी तरह हमारे पास NO है, इसने क्लोराइड ने 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, ब्रोमाइड ने 2 देने हैं और NO ने 3 इलेक्ट्रॉन देने। तो इस एजम्पशन को कि लिगेंड्स इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस चीज़ को अगर हम सामने रखते हैं तो रखते हुए हम फिर इजीली मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हम उनके कोऑर्डिनेशन नंबर तक भी पहुंच जाते हैं और उनके अंदर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट की जो वैलिडेशन है उसको भी देख लेते हैं। इसी तरह आप इसके अंदर एक और ऐड कर लें, कार्बोनिल। सिंपल कार्बोनिल भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो फ़र्ज़ किया मैं इस एक ये जो हाफ है, एक पोर्शन है, इसको मैं देखता हूँ। तो आपको पता है कि मैंगनीज़ के अंदर 25 एटॉमिक नंबर है इसका। हर मैंगनीज़ के पास 5 कार्बोनिल है, तो एक कार्बोनिल अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 10 आ जाएंगे। इसी तरह अब ये आपको जो बॉन्ड नज़र आ रहा है दोनों मैंगनीज़ एटम्स के बीच में, तो एक मैंगनीज़ एटम को 1 इलेक्ट्रॉन इधर से मिल जाएगा, तो आप देखेंगे एग्रीगेट आपके पास इसका 36 आ जाएगा। तो लिहाजा ये आपको वो जो बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है ये भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसको आप देख लें, मैं इसको रेज करना चाहूँगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने अगर बॉन्डिंग थ्योरीज़ की तरफ जाना है तो बॉन्डिंग थ्योरीज़ की तरफ जाने से पहले हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। उसके बारे में हमें डिस्कस कर लेना एट दिस पॉइंट वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके अंदर हम अगर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के अंदर
इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमें दोबारा से वही कॉन्सेप्ट दोबारा से रिकॉल करना है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, और वो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स, पहला जो लेवल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे के अंदर 8 होते हैं। इसी तरह हमारे पास तमाम के तमाम जो जिस तरह पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं, तो वो पीरियड के सीक्वेंस के अंदर हमारे पास 2, 8, 8, 18, 18 और 32 का सीक्वेंस होता है, जिसको आप इस तरह से याद करते हैं। ये हमारे पास सीक्वेंस होता है तमाम पीरियड्स के अंदर। मेन जो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनको देखते हुए साफ ज़ाहिर इन प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स के अंदर ऑर्बिटल्स भी होते हैं। तो इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक डायग्राम बनानी होगी। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे इस लेवल पे इस तरह से। तो देखें आपके पास यहाँ से इस तरफ एनर्जी बढ़ती है, तो ये आपके पास ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है जिसको आप सेकंड शेल का नाम देते हैं। इसी तरह ये थर्ड है, और ये 6p। अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। इनके अंदर ये सारे के सारे s ऑर्बिटल्स हैं जिनको आप s सब शेल्स कहते हैं। ये सारे के सारे p's हैं जो इस लेवल पे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं s के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे भी आपको एक ऑर्बिटल नज़र आएगा। p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसी तरह s के अंदर यहाँ पे भी एक आएगा, और d के अंदर आपको यहाँ पे 5 मिलेंगे। ये d का लेवल आप यहाँ पे लेंगे, इसी तरह p के अंदर आपको 3 नज़र आएंगे, s के अंदर 1, फिर p के अंदर 3, d के अंदर 5, s के अंदर 1 और f के अंदर 7 ऑर्बिटल्स नज़र आते हैं। हमें पता है कि s के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p के अंदर 6 होते हैं, d के अंदर 10 होते हैं और f के अंदर 14 होते हैं। और इसका अगर एनर्जी पैटर्न देखा जाए तो एनर्जी सबसे कम s की होती है, उससे ज़्यादा p की होती है, उससे ज़्यादा d की होती है और सबसे ज़्यादा f की होती है। और हमारे पास जो एनर्जी, इस स्ट्रक्चर से हम जो एनर्जी पैटर्न कंक्लूड करते हैं वो ये करते हैं कि s की एनर्जी कम है, p की उससे ज़्यादा है, d की उससे ज़्यादा है, f की उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आप ने जो फोकस करना है वो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर करना है, जो कि कंपैरिजन है 3D का और 4s का, और दूसरा कंपैरिजन है हमारे पास 4f और 6s। तो ये देखें, एक हमारे पास पैटर्न है, कंपटीशन है 3D और 4s के दरमियान, और दूसरा कंपटीशन है 4f और 6s के दरमियान। तो हमें जो सिखाया गया है वो ये सिखाया गया है कि सबसे कम एनर्जी s की होती है, सबसे ज़्यादा f की होती है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि d की एनर्जी s से ज़्यादा है, 4s से ज़्यादा है। d थर्ड शेल से बिलोंग करता है और ये s फोर्थ शेल से है। तो बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि जो लोअर लेवल का सब शेल होता है वो हायर लेवल के सब शेल से एनर्जी में ज़्यादा हो जाता है, जैसा कि आप इस केस के अंदर देख रहे हैं कि 3D लोअर लेवल का सब शेल है और 4s हायर लेवल का सब शेल है। इसी तरह से आपको पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो
अब ये एनॉमली आपको इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो नज़र आ रही है, इसकी भी वजूहात हैं। तो दर हकीकत इस एनॉमली के पीछे दो बातें हैं। एक ये है कि ये आपके पास जो पैटर्न वायलेट कर रहा है इस एनर्जी पैटर्न को, इसके पीछे इन्फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग है। इन्फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग से मुराद आपका कोई भी जो मेटल एटम होगा, उस मेटल एटम के गिर्द उसका स्फीयर है, उसके गिर्द जो लिगेंड्स हैं वो उसकी सराउंडिंग्स में कंसिडर किए जाते हैं। जबकि इस एनॉमली के पीछे इससे भी ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है, वो जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है वो उसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का होता है। कैसे? इसकी मैं अगर आपको मिसाल देना चाहूँ तो मिसाल कुछ इस तरह से है कि अगर आप पोटासियम को लेंगे तो पोटासियम के अंदर आपको ये पैटर्न इस तरह से नज़र आएगा कि 3D की एनर्जी ज़्यादा होगी 4s से। पोटासियम से जो ही आप आगे कैल्शियम को छोड़ के सेकेंडियम पे आएंगे तो सेकेंडियम पे इन दोनों का एनर्जी लेवल तकरीबन बराबर होता है, 3D का और 4s का। जबकि सेकेंडियम को छोड़ के आप जो ही जिंक तक पहुंचते हैं तो जिंक के अंदर आप क्या देखते हैं कि 4s की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, 3D की एनर्जी कम हो जाती है। तो ये जो तीन आपको पैटर्न नज़र आ रहे हैं पोटासियम के अंदर, सेकेंडियम के अंदर और जिंक के अंदर, तो इनके पीछे जो बड़ी वजह है वो ये दो फैक्टर्स हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हो रहा है वो एटॉमिक उसका नंबर है उस एलिमेंट का। जबकि इस सेकेंडियम के केस में जो एनर्जीज होती हैं ये कंपेरेबल होती हैं, जिस वजह से मैंने इनको यहाँ पे एक दूसरे के तकरीबन इक्वल लिख दिया है। तो अगर हमने इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इसके अंदर इन एनॉमलीज़ को डिस्कस कर लिया है, तो इन एनॉमलीज़ को डिस्कस करने के बाद हम ये जो इफ़ेक्ट हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस का जो इफ़ेक्ट हो रहा है, सराउंडिंग का जो इन्फ्लुएंस हो रहा है किसी भी एटम के ऊपर, उसको हम यहाँ पे कन्फिग्रेशन वाइज देखेंगे। तो मैं इसको रेज करना चाहूँगा, आप इसको देख लें, नोट कर लें। तो एटम के स्ट्रक्चर में हम फ़र्ज़ किया दो एटम्स को कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें हमने मैंगनीज़ और टाइटेनियम को लिया है। तो टाइटेनियम इनके तमाम के तमाम जो है सारे के सारे ऑर्बिटल्स ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनके वैलेंस जो ऑर्बिटल्स हैं वो शो कराए देता हूँ। तो ये इनके डीज हैं, ये 3D है टाइटेनियम का, ये इसका 4s है, और ये मैंगनीज़ का 4s और ये 3D है। तो आपको इस टाइटेनियम एटम के अंदर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस D के अंदर नज़र आएंगे और दो इस S के अंदर नज़र आएंगे, जबकि मैंगनीज़ के अंदर आपको ये D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आएंगे। ये हमने एटम को कंसिडर कर लिया। हम चूँकि एटम के स्ट्रक्चर को देख रहे थे तो हमने इन दो एटम्स को ले लिया। तो आए इनके हवाले से हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है। तो हम जब देख रहे थे एक डायग्राम जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से थी, तो हमने ये देखा था कि हमारे पास 4s की एनर्जी कम आ रही थी, 3D की ज़्यादा थी। जबकि यहाँ पे हम इनको जब लिखेंगे, इनके कन्फिग्रेशंस को जब हम लिख रहे होंगे, तो ऑथर कहता है कि ये ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए कि हम 3D को 4s से पहले लिख दें, और इसी तरह हम 4D और 4f को 5s से पहले लिख दें। ये ज़्यादा बेहतर है। ये हमारे पास एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से फाइनल पॉइंट टू बी नोटेड था
जिसको हमने सामने रखना है। इसी एटम के स्ट्रक्चर को हम लेके आगे फिर आयन के स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे। तो आयन के स्ट्रक्चर की तरफ हम जब जाते हैं तो हमारे पास यही वाला जो टाइटेनियम है, इस टाइटेनियम को मैं +2 में ले आता हूँ। तो मेरे पास इसके जो 3Ds है, ये 3Ds है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर से उड़ चुके होंगे। इसी तरह हमारे पास मैंगनीज है, अगर आप उसको Mn2 की फॉर्म में लिखेंगे तो उसके भी 4s में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो चुके होंगे। बाकी डी के अंदर तमाम के तमाम 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे होंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है आयन का, कि आयन के अंदर हमारे पास ये s के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप इनको +2 की शक्ल में प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ से वो निकल जाते हैं। और जब हम इसको थ्योरेटिकली इसकी डिस्क्रिप्शन देख रहे होते हैं किसी भी जगह पे, तो हम यही देख रहे होते हैं कि s में से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो यही वजह है कि इसको s को बाद में लिखा गया है। अगर इसको s को पहले लिख दिया जाता तो हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाते डी ऑर्बिटल के बिहेवियर को स्टडी करने में। ठीक है, तो इसके बाद हमें स्ट्रक्चर ऑफ आयन के बाद, ये हमारे पास आयन का स्ट्रक्चर था, हमें इसके बाद जो फेमिलियर होना चाहिए वो ऑर्बिटल्स की शेप्स के साथ होना चाहिए। और आप ऑर्बिटल्स की शेप से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं कि ऐसा आपको पता है स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, P आपके पास डंबल होता है, D आपके पास डबल डंबल होता है। तो अगर ये PSPDF के बारे में आपको पता चल चुका है तो इसके हवाले से ये ज़्यादा और बेहतर है कि हम अपने माइंड के अंदर इनका 3D स्केच बना लें। तो हमने चूँकि उन थ्योरीज़ की तरफ मूव करना है, तो थ्योरीज़ की तरफ मूव करते हुए हम ये ज़्यादा बेहतर होगा कि डी की जो ओरिएंटेशन है उसको अपने माइंड में बिठा लें। तो जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपके पास DXY होता है, ये देखें DXY है। तो DXY के अंदर जो डंबल होगा वो इस कोऑर्डिनेट में होगा कि आपको पता है कि वो x और y के बीच में होता है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ। तो ये स्ट्रक्चर्स, ये ऑर्बिटल की जो 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशंस हैं, जिनको हम अपने माइंड के अंदर एक पिक्चर जिनकी बनाने जा रहे हैं, इनकी ही हमें CFT के अंदर ज़रूरत पेश आएगी इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो इसी तरह DXY के बाद अगर हमारे पास DYZ है तो वो इसी तरह होगा। DYZ का जो डबल डंबल होगा वो भी इन दोनों के बीच में फॉल कर रहा होगा। इसी तरह अगर आप DZX को देखें तो उसका डंबल भी आपको इन दोनों के बीच में नज़र आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप DX² Y² को देखें तो ये आपके पास X² है, ये Y है, तो इसका डंबल आपको यहाँ पे नज़र आएगा, एक्सिस के ऊपर नज़र आएगा। जबकि DZ² को अगर आप देखना चाहें तो DZ² का मैं इस तरह से ड्रा करूँगा, ये Z एक्सिस है तो ये Z एक्सिस के ऊपर ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये हमें जो ओरिएंटेशंस हैं DXY, DYZ, DZX, DX² Y² और DZ² के हवाले से, ये ओरिएंटेशंस हमें आगे फ्यूचर में CFT की एक्सप्लेनेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। ऑलरेडी मैं इनके आपको ओरिएंटेशन के हवाले से स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को लेके, उसके XY प्लेन्स को लेके आपको इसकी अच्छी से डेमोन्स्ट्रेशन दे चुका हूँ। तो लिहाजा अब और ज़्यादा सिंपल वे में आपने इन स्ट्रक्चर्स को अपने माइंड में रखना है ताकि हम आगे इसकी फिर एक्सप्लेनेशन को देख सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।